आइए बच्चों, आपका स्वागत है सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 18 में। आज की क्लास का जो मुख्य शीर्षक है वो है रुधिर का परिचय। आज हम लोग अपने रुधिर के बारे में देखेंगे, यानी ब्लड के बारे में देखेंगे और केवल परिचय से संबंधित तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप जानेंगे कि ये जो हमारा ब्लड होता है इसका प्रकार क्या होता है और ये अलग अलग किस तरीके के पाए जाते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं और आइए देखते हैं अपनी क्लास में। अगर चैनल पर आप कहीं नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन एवं जो संपूर्ण सिलेबस है आप तक पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं हम लोग बिना किसी भी प्रकार का समय को गंवाए हुए बिल्कुल अपनी क्लास में आते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रुधिर का परिचय, यानी इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी शुरुआत हम करते हैं कि ये जो जिसे हम रक्त कहते हैं, तो रक्त क्या होता है। वास्तव में अगर रक्त की बात करते हैं तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। रक्त जो रक्त आपका होता है, ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है? संयोजी ऊतक। यानी कि ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है क्योंकि ये दो प्रकार के अलग अलग घटकों से मिलकर बना होता है। दो अलग अलग घटक कौन से होते हैं उनके बारे में आप जान लीजिएगा। जैसे कि आपसे बात की जाती है, ये जो आपका रक्त होता है, रक्त को दो भागों में, ठीक है, क्या करेंगे? दो भागों में बांटा गया है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त के यहाँ भाग की चर्चा हो रही है, कई बार बच्चे वर्ग को भाग मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग अलग होते हैं, ब्लड का जो वर्ग है वो अलग है। रक्त को यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो भागों में, ठीक है। नंबर 1 पर हम लोग तरल रखते हैं, ठीक है, और नंबर 2 पर हम लोग क्या करते हैं, ये आप नंबर 1 कर सकते हैं। नंबर 1 पर क्या नोट कर लीजिएगा? तरल। और नंबर 2 पर आप नोट कर लें, इसे कहते हैं कणिकाएं, कणिकाएं। ठीक है, ये जो आपका तरल होते हैं और जो कणिकाएं होती हैं, रक्त के दो भाग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो रक्त केवल लिक्विड ही नहीं होता है, रक्त जो होता है वो कणिकाओं से मिलकर बना होता है और तरल से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करी गई, रक्त एक, यहाँ पर चाहो तो तरल संयोजी ऊतक ऐसा भी आप कर सकते हैं, यानी आपकी अपनी यहाँ पर स्वैच्छिक जो मर्जी है, यहाँ पर ऐसा भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक बार फिर से देख लीजिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऐसा भी आप नोट कर सकते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और ये किस प्रकार से है? तो इसके दो भाग हैं। नंबर 1 पर यह तरल होता है और नंबर 2 पर इसकी कणिकाएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, अगर तरल की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ तरल में क्या है, तो यहाँ पर तरल में होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा तरल में होता है। और जो कणिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर कणिकाओं की बात करेंगे तो कणिकाएं जो होती हैं वो, जिनको हम लाल बोलते हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं लाल रक्त की होती हैं। और दूसरा क्या करेंगे? दूसरी होती हैं सफ़ेद की होती हैं, ठीक है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं आपकी होती हैं। और उसके बाद प्लेट कणिकाएं, जिसको आप लोग बिंबाणु बोलते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु कणिकाएं। नोट कर लीजिएगा, बिंबाणु कणिकाएं। बिंबाणु कणिकाओं को प्लेट कणिकाएं भी कहते हैं। नोट कर लेना है आप लोग, बिल्कुल नोट्स में जरूर नोट करें, क्योंकि होता क्या है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, कुछ टाइम के बाद जो नाम होता है वो उतर जाता है दिमाग से। तो नोट जरूर कर लेना। बिंबाणु को क्या कहते हैं? प्लेट कणिकाएं भी कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कणिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार में चली जाती हैं, तो इनका 1, 2 और 3 प्रकार होता है। और जो तरल होता है उसका सिर्फ कितना प्रकार होता है? केवल 1 प्रकार होता है। तो जो रक्त के 2 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तरल है और नंबर 2 कणिकाएं हैं। तो कणिकाओं में कौन कौन आते हैं और रक्त में कौन से आते हैं? अब हम लोग यहाँ पर इसी प्रश्न में तीसरी बात को भी जान लेते हैं, बिल्कुल तीसरी बात भी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सी? तो यहाँ देखें कि किस तरीके से, ये देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा तरल होता है, ये रक्त का कितने % होता है? तो ध्यान रखेंगे, ये होता है कुल रक्त का, ठीक है, कुल रक्त का
संपूर्ण जो बात करेंगे तो ये कुल रक्त का 55% भाग होता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये कितने परसेंट होता है? 55% होता है। ये कुल रक्त का ये जो पूरा ब्लड है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रुधिर की बात कर रहे हैं, तो रुधिर ये जो होता है वो इसका कुल का 55% अकेले क्या होता है। और बाकी अगर हम बात कर रहे हैं इनका परसेंटाइल कितना होता है, अगर इनकी बात करते हैं तो इनका होता है 45%। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कणिकाएं होती हैं इनका परसेंटाइल कितना होता है, तो वो 45% होते हैं। और जो तरल वाला भाग होता है उसका कितना परसेंट भाग होता है, तो वो कितना होता है? 55% भाग इसमें पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो 55% भाग आप यहाँ देख रहे हैं इसमें अलग अलग किसका किसका हिस्सा होता है। तो एक बात जान लेना, वास्तव में ये जो 55% है ये अपने में कितना होता है? स्वयं में 100% है। ये जो 55% है परंतु ये स्वयं में कितने परसेंट? 100%। तो इसमें ये जो प्लाज्मा आप देखते हैं इसका अपने का 100% का इसका जो होता है वो कितने परसेंट बात करेंगे, तो हम लोग जरूर से जरूर जान लें इसके पास जो 100% मटेरियल है उस 100% मटेरियल में कितना परसेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा 93% लगभग, कितने परसेंट? लगभग 93, यानी अधिकतम से अधिकतम जिसे कहा जाता है 93% जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जिसे हम जल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? 93% इसमें होता है जल। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कितने परसेंट होता है? 93% जल इसमें पाया जाता है। ठीक है, मगर अब बात करते हैं कि इसमें ये जो बात हो रही है इस 55% के कुल 100% में अन्य पार्ट जो यहाँ देख पा रहे हैं कि 0.7% जैसा कि आपने देखा, तो यहाँ क्या होता है? तो यहाँ पर आप जो देखेंगे शेष 7% में ब्लड में के तरल वाले प्लाज्मा जो भाग है उसमें ये 7% क्या चीज है? तो यहाँ देखना, यहाँ पर होती हैं प्रोटीन हो सकती हैं, ठीक है, प्लस हो सकते हैं विटामिन हो सकते हैं, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो सकता है? खनिज, ठीक है, खनिज लवण हो सकते हैं, ठीक है, और सभी प्रकार के मैं यहाँ बता दूं प्लस सभी प्रकार के सभी पोषक तत्व जिसे कहते हैं सभी पोषक तत्व जो कहे जाते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। तो ये जरूर याद कर लेना कि ये जो पानी आपका लिक्विड होता है उस लिक्विड में जो 7% आप मटेरियल देखते हैं वो 7% मटेरियल में कोई एक चीज नहीं होती, इसमें कार्बन भी होता है, यानी कि इसमें 6% में जो बॉडी के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। तो संपूर्ण शरीर में पोषक तत्वों का जो परिवहन होता रहता है किसके माध्यम से होता रहता है? ब्लड के ही माध्यम से संपूर्ण शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन होता रहता है। जो खनिज लवण जल ये मटेरियल आता जाता है किसके माध्यम से? ब्लड के तरल वाले यानी प्लाज्मा भाग से ये संचाल होता रहता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि अब बात हो रही है कि जो आपका रक्त है इस रक्त में दो पार्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला तो आपने यहाँ देखा कि रक्त के कितने भाग हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रक्त के ये जो भाग आपने देखने को मिले वो किस तरीके से। तो यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, ये कैसे आप याद करेंगे, यही याद कर लीजिएगा किसके आधार पर, यानी कि इनकी घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि घुलनशीलता के आधार पर क्वेश्चन आपका बनेगा। घुलनशीलता के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? फिर वही बात आई, दो भागों में बांटा गया है। मगर यहाँ पर भूलना नहीं है, वहां ऊपर जो बात की गई है वो सामान्य तरीके से रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि रक्त में जो वहां देखने को मिला है प्रकार कितने हैं, एक है ठोस का प्रकार, एक है लिक्विड का प्रकार। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वहां आपने देखा है कि घुलनशीलता, यानी कि इनमें जो घुलने की कैपेसिटी होती है अलग अलग, उसके आधार पर यदि हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये जो आपका ब्लड वाला पार्ट है इसमें कुछ कण होते हैं जो
घुल भी जाते हैं। अब मगर अब इनमें घुलनशीलता जो देखेंगे तो वो तो केवल विटामिन ही ऐसे हैं जो घुलनशील है। अब बात आती है कि इसमें केवल कणिकाएं, कौन सी कणिकाएं, यह देखेंगे जो थ्रम्बो होते हैं, जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, उनमें केवल थ्रम्बो वाला पार्ट ही केवल घुलनशील होता है और बाकी अघुलन होता है, बाकी नहीं घुलते हैं। तो ये क्या होता है, ये घुल करके पूरा का पूरा विटामिन के बनाता है, यानी विटामिन जो के होता है ये किस में घुल जाता है, ये बिल्कुल यानी कि ये आपका पूर्ण रूप से जल में घुला रहता है और बाकी शेष अघुलन में हो जाते हैं। तो अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसे हटा लेते हैं फिर से। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपके ब्लड होते हैं, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो भाग आपके हो गए। अब हम लोग देखते हैं रक्त के जो वर्ग हैं वो कितने हैं, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है, रक्त की वर्ग की खोज की किसने थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं रक्त के रुधिर वर्ग की खोज। यहाँ अगला क्वेश्चन नोट करेंगे उसके जस्ट बाद, रक्त के वर्ग की खोज या रुधिर वर्ग की खोज, ठीक है, की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने करी है इसकी खोज, कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। अब बात आती है कि जब हम रुधिर वर्ग को देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पर इसका जो वर्ग बनता है वो क्या बनता है, रुधिर का ए वर्ग होता है और रुधिर का कौन सा बी वर्ग होता है और रुधिर का ए बी वर्ग होता है और रुधिर का ओ वर्ग होता है। तो जैसे कि देखा कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको कितने रुधिर वर्गों में बांटा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए वर्ग, ओनली बी वर्ग और उसके बाद ए बी वर्ग और ओ वर्ग। ये आपको देखने को मिल जाता है कि जो रुधिर के वर्ग हैं वो कितने हैं, तो वर्ग सदैव 4 बताएंगे, भाग कितने हैं तो आपको जवाब क्या करना है, केवल 2 ही करने हैं। वैसे तो घुलनशीलता नहीं पूछा जाता है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसके भाग कितने हैं, तो वो आधार होता है आपका जो लिक्विड है और जो आपके कण हैं, यानी कि कणों के आधार पर और लिक्विड के आधार पर ही पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने प्लाज्मा के बारे में। आपने जान लिया है कि प्लाज्मा जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका तो मुख्य कार्य होता है बॉडी में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का जो है परिवहन करते रहना, इसका मुख्य कार्य होता है। और यही हमारे जो है बॉडी में जो लीवर्स को चुस्त दुरुस्त और फिट रखने का काम करता है, क्योंकि ब्लड की जो कणिकाएं होती हैं वो लीवर से लेकर के कहाँ, लीवर से लेकर के अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं, जिसके कारण जितना बेहतर आपका प्लाज्मा सुटेबल होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही बेहतर ब्लड आपके बॉडी में संतुलित मात्रा में बना रहता है। इसलिए इनका काम क्या होता है, तो अभी आपने देखा ही है कि इनमें 93% जल होता है, जिसके कारण इनमें परिवहन की क्षमता की कैपेसिटी ज़्यादा होती। तो इसी में घुला मिला, यानी इसी में घुला मिला कितने परसेंट, 7%। क्या चीज, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो संपूर्ण शरीर में परिवहन किया करते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग इसके आगे देखें और देखते हैं हम सबसे पहले अपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं। अब बात करी जाए कि ये कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा उसी आधार को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले जो बात की गई है उसी को आधार आप मानिएगा, ठीक है। तो चले भाई, सबसे पहला प्रश्न यहां से होता है रक्त यानी ब्लड, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो इसके कितने पार्ट बन गए भाई, याद रखेंगे, इसके आपके पार्ट बन जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। गौर करेंगे यहां पर, तो ये बन गया सबसे पहले तरल, है ना, और ये क्या बन गया, ठोस। इसको क्या कहेंगे, ठोस। जैसा कि अभी ऊपर आपने पढ़ा था, यानी कि कणिकाएं, ठोस या कणिकाएं। ये कणिकाएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। इनको कणिकाएं भी कह सकते हैं, कणिकाएं यानी स्टोन, ठीक है, स्टोन कह सकते हैं, कणिकाएं कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। अब ये जो 2 प्रकार होता है इसको हम कितने प्रकार में बांट लेते हैं, इसके हम लोग बांट लेते हैं, कुल कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 होते हैं। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके कितने प्रकार होते हैं ठोस कणिकाओं के, तो इनके 3 प्रकार होते हैं भाई। चलें
देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी कणिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नंबर 1 पर लाल, कौन सी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, ठीक है। लाल रक्त यानी रेड ब्लड सेल्स के नाम से इनको आप जान सकते हैं, लाल कणिकाएं, ठीक है, लाल या RBC, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी होती हैं? बिल्कुल याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे आपकी होती हैं सफेद। इनको क्या कहते हैं? इनको आप लोग सफेद कहते हैं, ठीक है, सफेद। और ये सफेद या इनको क्या कहते हैं? सफेद वाली को दूसरे नाम से WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेट। प्लेट सिंपली भाषा में हम लोग अगर देखते हैं तो बिल्कुल इनको हम प्लेट या बिंबाणु ही कहते हैं, इसमें कोई दूसरा नाम आपको नहीं करना है। क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलते हैं प्लेट या फिर इनका दूसरा नाम आप बिंबाणु कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे? बिंबाणु, बिंबाणु, ये आप इनका नाम दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि आपके पास ये जो छोटा सा ग्राफ है, तो इस तरल की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये तरल जो होता है यही तो क्या आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपका होता है। और ये बराबर कितने परसेंट होता है? 55% होता है। और ये जो ठोस कणिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? इसमें तो ठोस ही लिखा है, इसमें क्या लिखा है? तरल लिखा है। तो ये कितने परसेंट होती? बराबर ये होती हैं 45% होती हैं। अब 45% में आपने यहाँ पर अब देखा है कि ये जो आपकी ठोस कणिकाएं हैं वो आपको अपने स्क्रीन पर आप दिख रही होंगी। ठोस कणिकाएं 3, कौन कौन सी? यहां पर बात हो रही है लाल की, यहां पर बात हो रही है सफेद, और यहां पर प्लेट या बिंबाणु की बात हो रही है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं अपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का किस तरीके से हम अपने थ्योरिकल भाषा में समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग गौर करते हैं अपने इस पॉइंट को, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं आ जाइएगा बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, ये जो लाल रक्त कणिकाओं में अगर हम देखना प्रारंभ करेंगे तो किस तरीके से, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? एक प्रकार के ठोस स्टोन होते हैं, कण होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में तैरते हुए पाए जाते हैं। यानी कि ये प्लाज्मा में तैरती हैं और इनके काम क्या होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, इनकी कमी से और इनकी अधिकता से रोग कौन से होते हैं, इनका जन्म कहाँ होता है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल क्लास में बिल्कुल बने रहेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। यानी इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें याद कर लीजिएगा एरिथ्रो, यानी कि इन लाल को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, इन्हें एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। पहला तो क्वेश्चन आपका यहीं से शुरुआत हो जाती है, इन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बात आप यहीं से शुरू करेंगे। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये कणिकाएं किस उपनाम से जानी जाती? एरिथ्रोसाइट के नाम से। दूसरा प्रश्न होता है कि इनका आकार किस प्रकार का होता है? इनके आकार की यदि बात की जाएगी, इनका जो आकार होता है, इनकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ये कटोरी नुमा होते हैं। कैसे? कटोरी जिसे कहते हैं ना, कटोरी नुमा, या फिर इसको गोलाकार कहते हैं, गोलाकार, ठीक है। इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, क्योंकि कटोरी जो होगी वो गोल होती है या गोलाकार होती है। कटोरी गहरी प्रकार की होती है, तो इनके विमाणु भी इसी प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आप ऐसे देखते हैं तो इनमें ये आकार देखने को मिल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये प्लाज्मा में कटोरी तैरा करती हैं। क्या किया करती? तैरती रहती हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स के नाम से, यानी लाल रक्त कणिकाओं के तरह बिल्कुल तैरती रहती हैं, और ये कटोरी की आकृति की ही होती हैं। यानी इनमें बीच में गहराई पाई जाती है, जिसके कारण ये आसानी से गोल आकार की कटोरियां तैरती रहती हैं आपके ब्लड में, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका आकार आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि इनके आकार के बाद इनका काम क्या होता है। इनके अगर हम कार्य की बात करते हैं, यानी इनका जो कार्य होता है, आरबीसी का जो काम होता है वो होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। इनका मुख्य कार्य यही होता है, यानी कि जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, परिवहन। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, ये जो बॉडी के विभिन्न अंगों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन भेजी जाती है
वो किन के माध्यम से भेजी जाती है, इन्हीं के माध्यम से भेजी जाती है, यानी इनका जो मेन काम होता है। अब बात करते हैं इनके रंग की, तो इनका रंग जो होता है वो रंग, तो यहाँ बात करेंगे जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। ये क्या होता है, एक वर्णक होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, वर्णक, ठीक है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इनका रंग कैसा होता है, बराबर करके आप लाल नोट कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपका सीधे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये जो लाल कणिकाएं हैं, निम्नलिखित में से किस के कारण लाल रंग की दिखाई देती हैं, तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक रंग है, जिसके कारण ये लाल रक्त के नाम से भी जानी जाती हैं और इनका रंग कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। तो अब इसकी जस्ट बाद हम बात करते हैं कि इनके जीवन की, इनके काहे की बात करते हैं, इनके जीवन की बात करते हैं। तो ये जो इनका टोटल टाइम इनकी लाइफ होती है वो कितनी होती है, 100 से लेकर के 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, इनका टोटल जो जीने का समय होता है वो कितना होता है, 100 से 120 दिन के बीच में होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर कभी कभी ये आ जाती है कि इनकी मृत्यु की, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, प्रश्न आ जाता है मृत्यु। जैसा कि अभी अपने ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि आप किस तरीके से शॉर्टकट में आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को समझ पाएंगे अपने इस क्लास में, कि जैसे कम शब्दों में ज्यादा बातों को आप पकड़ेंगे, ठीक है, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को भी आप तैयार करेंगे। इनकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु स्थान आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, मृत्यु स्थान इनका जो होता है वो कहाँ होता है। तो मैं आपको बताऊं, इनका जो मृत्यु स्थान होता है ये लीवर, इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्या करेंगे, लीवर, यानी इनकी मृत्यु लीवर में होती है। लीवर व क्या करेंगे, प्लीहा, इसको प्लीहा भी कह सकते हैं। मगर एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां जान लीजिएगा कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी मृत्यु जो सर्वाधिक मात्रा में होती है वो कहाँ होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में, और लीवर में इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है थोड़ी कम, ठीक है। लीवर में इनकी मृत्यु कम होती है, प्लीहा में इनकी मृत्यु ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि ये जो प्लीहा होता है ना, वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो ये बात जरूर आप याद रखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ज्यादातर बच्चे बस यही याद रखते हैं कि नहीं कब्रिस्तान प्लीहा कहते हैं, सारी आरबीसी यहीं मरती हैं। नहीं भाई, ये जो हैं ये इनकी मृत्यु लीवर में ही भी होती है। तो जो कणिकाएं, जो लाल रक्त कणिकाएं मृत्यु लीवर में होती हैं, उन रक्त कणिकाओं से किसका निर्माण किया जाता है, लीवर उनको बिल्कुल जो है अपघटित करके, उनको क्या करता है, अपघटित कर देता है, और अपघटित करके पित्तरस का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी बिलिरुबिन जो आपका होता है वो वर्णक इसी मृत कोशिकाओं से बनाया जाता है। जो आरबीसी की मृत कोशिकाएं लीवर में पहुंचती हैं वो पित्तरस का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों जगह पर इनकी मृत्यु होती है, मगर हाँ बात आई कि सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वो बात आप अलग से याद रखेंगे, प्लीहा में। यही लिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, नोट कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी आरबीसी की, अगर हम संख्या की बात करेंगे, इनकी बॉडी में एक सामान्यतः संख्या जो होती थी, है ना, संख्या, तो संख्या में क्या करेंगे, 5 से लेकर के 6 लाख, कितने, 5 से लेकर के 6 लाख क्यूबिक मिलीमीटर, यानी इनकी संख्या 5 से लेकर के 6 लाख क्यूबिक, ठीक है, मिलीमीटर। इनकी ये जो संख्या पाई जाती है वो इस संख्या में पाई जाती है। इनकी जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो इस रूप में आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरा प्रश्न आपका ये आ जाता है कि इनकी अगर कमी से रोग की बात करते हैं तो इनकी कमी से भी एक रोग होता है, और इनकी कहीं ना कहीं अधिकता में भी देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहां देखने को मिल रहा है कि कमी से रोग, यानी कि कमी से रोग, जैसा कि अभी आपने देखा है कि इनकी कमी से एक रोग हो जाता है। तो ये रोग कौन सा होता है, तो ज्यादातर बच्चे यहां पर आप याद कर लेते हैं एनीमिया,
यानी कि रक्ताल्पता जिसे कहा जाता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी जिसे कहा जाता है, वो लाल रक्त कणिकाओं और हीमोग्लोबिन इनकी कमी ही बनी रहती है, जिसके कारण ये रोग होता। मगर एक क्वेश्चन आप और याद कर लीजिएगा, जो मानव शरीर में अनुवांशिक रोग होता है, क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है, और वो किसकी कमी से हो जाता है? इसी आरबीसी की कमी से होता है। ये होता है एनीमिया और वो होता है थैलीसीमिया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लेते हैं। यानी कि दूसरा क्या होगा, अगर इनकी कमी से करेंगे तो थैलीसीमिया नोट कर लेना है, यानी कमी से रोग थैलीसीमिया यानी कि अगर लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो गई बॉडी में तो एक रोग होता है थैलीसीमिया, और दूसरा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एनीमिया, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं रक्ताल्पता के नाम से जानते, परंतु ये सामान्य रोग होता है। कैसा है? सामान्य रोग होता है, जो कभी भी इसकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि रक्त को अधिक दे करके या फिर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा करके या आयरन वाले जो है पोषक तत्व बढ़ा दिए जाते हैं, तो इनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से संबंधित तत्व होता है, जो वर्णक होता है, जिसके कारण लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी तेजी से वृद्धि हो जाती है। परंतु बात करते हैं थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? एक अनुवांशिक रोग होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है? अनुवांशिक रोग है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी रह सकता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनुवांशिक रोग जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी होते रहते हैं। अब बात करी जा रही है कि यहाँ पर यह देखा जाए कि इनकी अगर अधिकता से, ये तो बात आई कमी से, मगर ज़्यादातर बच्चे केवल यही याद करते हैं। मगर आप याद कर लीजिएगा, अगर कहीं आपकी बॉडी में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ गई, यानी कि अधिकता से, यहाँ बात करेंगे अधिकता से, यहाँ कमी की बात की गई, यहाँ हम लोग करेंगे की अधिकता से रोग, ठीक है? ये बात पुनः नोट कर लेते हैं, से रोग। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? तो नोट कर लीजिएगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया नोट करें भाई, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है? पॉलीसाइथीमिया ये जो रोग होता है, ये रोग आपको हो जाएगा, पीछे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, पॉलीसाइथीमिया। ओके, अब दिख गया? चलते हैं भाई। ये होता है जब आरबीसी की जो संख्या होगी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है? और इनकी कमी से दो रोग होते हैं, बिल्कुल, थैलीसीमिया और एनीमिया। दोनों को याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे एनीमिया को रट लेते हैं और क्वेश्चन यहीं से वाइंड अप कर देते हैं, यानी कि बस वहीं से उस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अनुवांशिक रोग, क्योंकि कई बार पेपरों में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो अनुवांशिक रोग नहीं है, या फिर कौन सा ऐसा रोग है जो अनुवांशिक रोग है? तो ऐसे में आप देखते हैं वर्णांधता भी आ जाता है और आपका थैलीसीमिया भी आ जाता है, और उसके बाद जिसे आप कहते हैं ना, यानी कि वर्णांधता, जो आपका कलर विजन होता है, ठीक है? आंखों का रोग होता है, वो कहाँ का रोग है? आंखों का। और ये कहाँ का रोग है? ये ब्लड से संबंधित रोग होता है। और हीमोफीलिया, और कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया, यानी कि जब रक्त का थक्का, घाव होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऐसी परिस्थिति में हीमोफीलिया। तो इस तरीके के जो रोग होते हैं वो किस तरीके के रोग हैं? बिल्कुल अनुवांशिक रोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। तो चलें अगले पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं कि इनकी कमी और अधिकता में, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं अपनी जल्दी से कौन सी कणिकाओं के बारे में। जैसा कि भी आपने देखा कि ये केवल रुधिर का एक सामान्य परिचय है। इसके जस्ट बाद हम लोग अपने जो है किसकी, हृदय की संरचना एवं आकृति एवं परिवहन के बारे में, ब्लड परिवहन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे और अपने हृदय के बारे में संरचना करेंगे और उनकी वाहिकाओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। परंतु सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने कणों के बारे में। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने किस पर, प्लेट पर बाद में देखते हैं, और सबसे पहले आ जाते हैं अपने भाई जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं इन पर आ जाते हैं। तो थोड़ी जगह बना ली जाए, क्योंकि बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो भाई हमने तो हटा दिया मगर आप नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि
आप क्वेश्चन अभी तो सुन लेते हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत दिन तक रुकने वाला नहीं है। जब तक आपके अपने पर्सनल नोट्स में नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर फिर भी लापरवाही जरूर करते हैं। लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए लापरवाही की जरूरत नहीं होती है। सफलता के लिए बिना रुके हुए लगातार चलने की आवश्यकता होती है। चलते हैं भाई, देखते हैं WBC। अब बात करी जा रही है कि WBC, जिस तरीके से यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा करी कि WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की गई। तो अब बात करी जा रही है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कितने होते हैं। तो ये बॉडी के अगर बात करी जाती है तो सीधे 5000 से 10,000 क्वेश्चन आती है इनकी संख्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा दूसरे जो है अपने रंग में देखते हैं। तो इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कैसे समझेंगे, इनकी जो संख्या दिखाई देगी वो सीधे सीधे 5000 से लेकर के 10,000 जो होता है ना, वो क्या होगा, क्यूबिक, बिल्कुल याद रखेंगे, क्यूबिक मिलीमीटर में, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, नोट कर लेना आगे, क्यूबिक मिलीमीटर, बस शॉर्टकट में आप कह लीजिएगा, ये देखने को मिलेगा। इनकी अगर संख्या पूछी जाती तो आप इसका जवाब बिल्कुल सीधे सीधे देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, संख्या के बाद अगर कहीं ये पूछा जाता है कि इनका जीवन कितना होता है। शॉर्टकट बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इनका जो जीवन आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 10 से लेकर के, यानी इनका 10 से लेकर के 15 दिन इनका जीवन काल होता है, ज़्यादा होता नहीं है। अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है, इनका कार्य या फिर इनका उपनाम, क्या बोलते हैं, उपनाम इनका क्या होता है। तो इनका जो, जिस तरीके से इनका जो उपनाम होता था, इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता था, जो सफ़ेद हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं भाई, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलेंगे, ल्यूको, ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, साइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट के उपनाम से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं इनका रंग, तो बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका रंग व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। और इनके आकार की बात करें तो इनका जो आकार होता है, जैसे कि अभी हम लोग पीछे कुछ देख पा रहे थे, तो उसी आधार पे अगर हम चलते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है आसानी हो जाती है प्रश्नों को समझने में। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे थे इनका आकार कैसा है, इनका कार्य कैसा है, इनका रंग, तो रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, परंतु इनका जो वर्णक होता है बिल्कुल सफ़ेद वर्णक, बिल्कुल ओके कलर की, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद ही कलर की इनका निर्माण होता है। इसमें वर्णक की कोई उपस्थिति नहीं देखने को फिलहाल मिलती है फिलहाल। अब इसमें बात हो रही आकार की, जैसे कि यहाँ ये कटोरी या गोलाकार की होती हैं, तो इनमें नोट कर लेना है इनका आकार कोई निश्चित होता ही नहीं, अनियमित होती है। क्या करेंगे, अनियमित होती हैं। अनियमित का मतलब निश्चित आकार में इनका शेप नहीं पाया जाता है, ये कहीं न कहीं आगे पीछे देखने को मिल जाती हैं। जीवन काल आपने देखा है इनका जो होता है वो 100 से 120 पहुंच जाता है, मगर इनका 10 से 15 बहुत कम जीवन काल इनका देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि जैसे इनमें बात की गई थी इनका मृत्यु स्थान क्या होता है, तो मृत्यु स्थान लीवर है और प्लीहा है, तो उसी तरीके से इनका जो मृत्यु स्थान है, बिल्कुल कंडीशन यही है आपकी, ज़्यादातर इनकी मृत्यु प्लीहा में ही होती है। ठीक है, और बाकी तो आपका जैसे कि देखिए लीवर में हो जाती है। मगर यहाँ जिस तरीके से हम एक बात आपको बताते हैं कि ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जैसे कि अभी इनकी बात हुई, तो इनमें एक क्वेश्चन नोट कर लेना है, इनका जो जन्म होता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नया हम नोट करते हैं, जन्म की बात करते हैं, तो इनका जो जन्म होता है या तो बोन मैरो में होगा, बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा नोट कर लेना, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होगा, या तो आपका लीवर में। यानी कि इनके जन्म जो होते हैं, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है भाई, जिसको बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, और दूसरा लीवर के नाम से जाना जाता है। मगर मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु लीवर के बाद अस्थि मज्जा नहीं करना है, वो आपको प्लीहा करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं निर्माण की बात, यानी इनका जन्म कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही आंसर करना है जो कि आपका जन्म आरबीसी का होता है। तो यहाँ दो आपको स्थान अलग लिखना है, जैसे कि आप में आ जाती हैं लसिका गांठें आ जाती हैं, और थाइमस जिसे ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, थाइमस आपकी ग्रंथि होती है, कौन सी, थाइमस ग्रंथि आपकी हो जाएगी।
इसमें इनका जन्म होता है, ठीक है। और प्लस इसकी बात करते हैं लसिका गांठें, लसिका गांठें जो आपकी होती हैं इनमें इनका निर्माण होता है। और बाकी तो जनरली निर्माण इनका बिल्कुल बोन मैरो जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं वहां पर ही होगा, और यकृत जिसे कहते हैं यानी लीवर जिसे कहते हैं यकृत, इसमें इनका जन्म इनका निर्माण होता है। तो स्पेशली बात आपको देखने को मिल रही है लसिका गांठें। ये लसिका गांठें हड्डियों के जोड़ों पर पाई जाती हैं जो कि शरीर में हो रहे वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने का काम करती हैं, यानी उनको नष्ट करने का काम करती हैं, जो कि जोड़ों पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इनका कार्य क्या होता है भाई। जिस तरीके से ऊपर आधार आपने देखा तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि हर चीज को आप समझ पा रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं सकता है, क्योंकि मैंने इस क्लास का नाम दिया है ब्लड परिचय, यानी ओनली रक्त का केवल परिचय, क्योंकि बाकी सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारी बातों को पढ़ने का मतलब होता है कि 1 घंटे से अधिक की क्लास आपको करनी पड़ेगी और उसमें मजा कम आता है। तो अब हम लोग जो है केवल यही क्लास को इसमें करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबका बिल्कुल एक ही साइड दिख रहा है आपको, यानी जो इधर है वही चीज आपको उधर देखने को मिल रही है। अब इनका काम क्या होता है, तो इधर आपने कहीं पर काम लिखा होगा, इनका कोई ना कोई काम लिखा होगा। तो इनका काम क्या था, वैसे तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्य था वो था कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इनका काम क्या है, तो यहां पर हम नोट करते हैं जो आपके व्हाइट ब्लड होते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो लिखें भाई, बिल्कुल जल्दी से लिख लीजिएगा। इनको कहते हैं जीवाणुओं से, ये जो शरीर में जीवाणु होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, उनका ये भक्षण करने का काम करते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैपेसिटी जिसे कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, ठीक है, कंप्लीट करे रखना इनका काम होता है। मगर किस तरीके से, शरीर में किसी भी प्रकार के हुए इंफेक्शन या फिर वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनको ये उनका भक्षण कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, और नष्ट कर देने के बाद शरीर का जो है रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि इनकी गड़बड़ी से जो होने वाले रोग होते हैं उनको ये नियंत्रित कर देती हैं। और इधर देखते हैं कि इनकी हम दूसरे उसी तरीके से देखते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है। तो मृत्यु का जीवन अगर ये है ना, जीवन ये है तो ये निर्माण है, और मृत्यु कहाँ होती है तो वही नोट कर लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। इनकी भी मृत्यु बिल्कुल वहीं पर होती है जहां प्लीहा या लीवर कहते हैं। तो लिख लें, चाहे तो हम ही लिख देते हैं, यानी मृत्यु स्थान नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्थान। तो जल्दी से नोट कर लें भाई, वही आप आंसर करेंगे, इनका लीवर या फिर इसे प्लीहा कहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं, इधर ही से क्वेश्चन को उठाते हैं, यहां पर कमी से होने वाला रोग और अधिकता से होने वाला रोग, यानी WBC में भी यही होता है। ज्यादातर बच्चे इन्हीं चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, इन्हीं चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, मगर हम 1-2 क्वेश्चन है जो अलग आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे कि बात की जाती है कि इनके अंदर एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार की होती है। जो सफ़ेद कणिकाएं होती हैं ये वैसे तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, वैसे इनमें छोटे छोटे नाम ज़्यादा पाए जाते हैं, मगर इनको मुख्य रूप से इनके 2 भाग मान लिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, यानी कि ये जो आपकी ल्यूकोसाइट होती है, एक को लिम्फो और एक को बेसोफिल, ठीक है। क्या कहते हैं, लिम्फो एक को कहते हैं लिम्फोसाइट कहते हैं साइट, और दूसरी को बेसोफिल कहते हैं, बेसोफिल के नाम से जाना जाता है। तो वैसे ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, ये आपकी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं। कौन सी, ल्यूकोसाइट के मुख्य प्रकार, ठीक है, कौन से हैं, मुख्य प्रकार हैं, जो कि मूल रूप से बॉडी के लिए बहुत ही अनिवार्य होते हैं। क्यों, अब बात यहां पर अगर आपसे करी जाए कि बेसोफिल का कार्य क्या है, यानी बेसोफिल का कार्य, तो यहां पर हम लोग इसको जरूर नोट करेंगे का कार्य क्या होता है। जैसे यहां पर है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि बॉडी में एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है जिसको हिपैरिन कहते हैं, ठीक है, का निर्माण करना। बेसोफिल का काम होता है हिपैरिन निर्माण, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, हिपैरिन निर्माण होता है। और ये हिपैरिन का कार्य क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका कार्य होता है
हिपैरिन निर्माण इसका काम है। अब बात आई हिपैरिन का काम क्या है, तो हिपैरिन का काम होता है बॉडी के अंदर वहिकाओं में रक्त को न जमने देना, ठीक है, यानी रक्त को वहिकाओं में न जमने देना, यानी कि ये जो ब्लड होता है इसको जमने नहीं देती हैं। अब दूसरी बात करते हैं लिम्फोसाइट। ये जो आपकी कोशिका की बात हो रही है, इसमें हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट प्रकार की होती है इसमें आपको क्या मिल जाता है। ये प्रकार की कोशिका का वास्तव में ये देखा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति में HIV होता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि जो एड्स होता है तो उस दौरान ये जो रक्त कण है, कौन से रक्त कण की कौन सी कोशिका जो है डैमेज या नष्ट हो जाती हैं या में कमी आ जाती हैं, तो ये इसमें लिम्फोसाइट की एक कोशिका होती है जिसे T कोशिका कहते हैं। T सेकेंड ये जो आपकी होती है ये कोशिका जो है लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट होती हैं। तो T लिम्फो ध्यान रखेंगे, T लिम्फो किसमें नष्ट होती हैं, HIV में कौन सी सफेद रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो ल्यूकोसाइट की जो लिम्फोसाइट में आती हैं तो T लिम्फोसाइट कोशिका जो है वो नष्ट हो जाती हैं। यही लिए बॉडी की संपूर्ण जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और व्यक्ति एड्स से बाद में मरता है। वो सबसे पहले अन्य रोगों से, कैपेसिटी कम होने से उसकी मृत्यु धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, बात आई समझ में, क्योंकि सर्वाधिक कैपेसिटी लिम्फोसाइट प्रकार की जो T लिम्फो होती है उनमें पाई जाती है। और उसके बाद हिपैरिन इनका जो होता है, ये बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं जिनको धमनियां सिराएं कहते हैं, इनमें हिपैरिन नामक हार्मोन जो होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब हम लोग बात करेंगे जल्दी से इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका अगला यहां से शुरू होता है WBC की कमी। अगर इसकी कमी से बात करेंगे जो रोग होते हैं वो क्या है, तो वैसे कमी से सीधे रोग की अगर हम लोग देखेंगे तो इनमें होता क्या है, WBC अगर कम है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी डैमेज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो रोगों की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नोट कर लेंगे, कमी से ल्यूकोपीनिया, इनकी अगर कमी से बात करेंगे तो आंसर आप करेंगे ल्यूकोपीनिया। इनकी जो कमी हो जाएगी तो एक रोग होगा ल्यूकोपीनिया रोग आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल बॉडी का पूरा जो सस्पेंशन सिस्टम है, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी संपूर्ण रोगाणुओं से रक्षित बनी रहती है, सुरक्षित बनी रहती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या रोग प्रतिरोधक की ही आती है। तो यही नष्ट आपका कर देते हैं ल्यूकोपीनिया में। दूसरा क्वेश्चन आता है WBC की इस जगह क्या कह लीजिएगा, अधिकता से एक रोग होगा। ये कौन सा रोग होता है जो कि अधिकता से देखने को मिल जाता है, तो यहाँ जल्दी से देख लेंगे कि अधिकता से रोग कौन होता है। तो यहाँ ल्यूकीमिया करेंगे, क्या करेंगे, ल्यूकीमिया रोग आप करेंगे, ये रोग आपको हो जाता है। ठीक है, और इसमें इस रोग के दूर करने का उपाय आपोहन विधि ही होती है, यानी रक्त का आधान करना। ठीक है, जिसे आपोहन विधि द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग इसके जस्ट बाद देखते हैं, लौट आते हैं यहाँ पर अपने प्लेट के बारे में, क्योंकि लास्ट बचा है प्लेट। इधर क्या बचा था देखेंगे, आपके पास जो बचे हुए हैं वो बिंबाणु या प्लेट के बारे में बचे हैं। तो जल्दी से हम लोग प्लेट को भी देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल क्लास के अंतिम पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी प्लेट या बिंबाणु, इनको क्या कहते हैं, ठोस जो कणिकाएं होती हैं जो 45% में अपना हिस्सा बनाती हैं। ठीक है, प्लेट या बिंबाणु कही जाती है। वैसे इनकी संख्या कणों में से सबसे कम होती है, पहले यही समझ लीजिएगा, इनकी संख्या, इनकी, ठीक है, या फिर प्लेट लिख सकते हैं। ठीक है, प्लेट की संख्या कणों में सबसे कम इनकी संख्या भाई सबसे कम होती है। दूसरा प्रश्न होता है कि इनका जो आकार होता है, यानी कि आकार, ठीक है, आकार जो इनका देखने को मिलेगा वो मिलेगा तस्तरी नुमा मिलेगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तस्तरी नुमा मतलब जैसे तस्तरी, जैसे अभी मैंने बताया कि कटोरी का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे इस तरीके से ये आपका कटोरी नुमा जो गोल आकृति में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर इसको ये सर्किल उठाओगे तो ये गोल दिखेगी, मगर बीच में इसमें थोड़ा सा आधारिक आधार होता है, तली बनी होती है, इस कटोरी रूप में पाई जाती है। मगर ये किस रूप में पाई जाती है? ये इस रूप में पाई जाती है, जिनको आप क्या कहेंगे? इनको आप बोलेंगे तस्तरी। यानी इनमें जो ये आधार होता है ये तस्तरी के नुमा इनमें देखने को मिलता है। यही दोनों में लाल रक्त कणिकाओं में और प्लेट में अंतर होता है, ये तस्तरी नुमा होती है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है? प्लेट लिखा है। तो प्लेट लिखा है तो प्लेट कण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो तस्तरी नुमा ही होते हैं या फिर प्लेट के आकार के होते हैं। ओके, चलें भाई, देखें भाई, इसी के बाद जैसे कि अभी बात की जा रही है कि इनकी जो संख्या देखने को मिलती है, तो इनकी जो संख्या आपको प्लेटों की मिलेगी वो लाख माइक्रोन लीटर में मिलती है। कितनी? ये 1.5 से लेकर के, सभी बच्चे औसतन ये क्वेश्चन जानते हैं कि 4 से लेकर के, यानी कि 1.5 से इनकी संख्या 4.5 लाख ये जो होती है ना, लाख जो होती है माइक्रोन में जो होती है प्रति लीटर के हिसाब से इनको नापा जाता है। नोट कर लेना है, लाख माइक्रोन लीटर, लाख माइक्रोन लीटर, ठीक है। ये इनकी संख्या देखने को आपको मिलती है। तो बिल्कुल जनरली है, क्योंकि ज़्यादातर जांचों में आप देखते हैं कि किसी की जांच में देखेंगे तो उनकी टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए और कितनी तत्काल में है के बारे में बताया जाता, तो पीछे 4.5 लाख लिखा हुआ होता है 1.5 से। तो 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए प्लेटों की जो संख्या है वो 4.5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए और 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए, के बीच में बनी है तो वो स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो देखते हैं अब, जैसे कि अभी बात आई उपनाम की, तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपका होगा उपनाम, यानी इनका उपनाम क्या होता है? जिनको हम लोग प्लेट कण कहते हैं, इनको दूसरी भाषा में बिंबाणु भी कहते हैं। तो प्लेटों को आप क्या बोलेंगे? थ्रम्बोसाइट कहेंगे, इनको बोलेंगे थ्रम्बोसाइट, ठीक है। थ्रम्बोसाइट के नाम से इनको जाना जाता है। ये हो गया इनका आकार और इनकी संख्या और इनका औसत और इनका उपनाम। अब बात इधर से आप उठा सकते हैं, जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो बिल्कुल वही जनरली बात आई, निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। तो जनरली छोटा सा नाम निर्माण हम यहाँ का लेते हैं, निर्माण अस्थिमज्जा, मज्जा जिसे कहते हैं, और ये बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रश्न को उठा लेते हैं, मृत्यु का स्थान वही बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, मगर इनके जीवन काल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्लेट बिंबाणु होते हैं इनका जीवन काल जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल से थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा सा कम माना जाता है, जो कि उसी के समकक्ष होता है, इसलिए इसको ज्यादा क्वेश्चन के रूप में नहीं उठाया जाता है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर होते हैं। वो 10 से 15 होता है, ये कितना करते हैं हम लोग यहाँ पर करते हैं 8 से लेकर के 12 के बीच में देखने को मिल जाता है। तो नोट करें, चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। मृत्यु का स्थान भी आपका वही रहेगा, निर्माण भी आपका वही रहेगा, ठीक है। उपनाम भी हो गया, जीवन भी हो गया। और अब देखें जिस तरीके से इनमें देखने को मिल जाता है कि ये इनका काम क्या है, यानी ये प्लेटें करती क्या हैं। प्लेटों का भी काम वास्तव में सफ़ेद रक्त कणिकाओं की तरह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुरक्षित कर रहना होता है, बनाए रखना होता है। परंतु एक बात आती है कि इनकी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार से एक रोग होता है, जैसे यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, चिकनगुनिया, ये अगर कहीं आपको रोग हो जाता है में, या रोग में, ऐसा नोट कर लें, रोग में, ठीक है, चिकनगुनिया रोग में प्लेटों की कमी, प्लेटों की कमी ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कमी। दूसरा क्वेश्चन फिर से समझ सकते हैं, इसी रोग के साथ दूसरा कर सकते हैं, जिसको आप लोग सीधे सीधे कहते हैं डेंगू। ये जो डेंगू रोग होता है आपका, इसमें भी इनकी जो है कमी देखने को मिलेगी।
तो इनकी कमी होती कब है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि इनकी कमी हो कब जाती है। तो इनकी कमी हो जाती है रोग के दौरान। ये नहीं कहना कि इनकी कमी से रोग कौन सा हो रहा है ना, यहाँ ये करना है कि ये कब कम हो जाती हैं, किस परिस्थिति में कम हो जाती हैं। तो चिकनगुनिया रोग के दौरान और डेंगू नामक रोग के दौरान इनकी संख्या भारी मात्रा में अचानक घटती रहती है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो एक कार्य इनका होता है, नोट कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल कार्य। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप अलग भी जिसमें क्वेश्चन बनाए रखें, क्योंकि जनरली बातें सारे बच्चे कंप्लीट करे हैं, थोड़ा सा अलग इनका काम होता है। जो रक्त का थक्का जो बनते हैं उनमें ये सहायता करते हैं, क्योंकि इनमें एक कण होता है, ये देखेंगे आप देखेंगे उपनाम क्या है, थ्रम्बोसाइट। तो इसमें जो थ्रम्बोसाइट और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो वो काम क्या करती हैं, वो रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। तो इनका निर्माण होता है, इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी इनका काम रक्त का थक्का जमाना होता है। या फिर कई बार ये नहीं भी लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है तो उसको क्या कह देते हैं, रक्त के थक्के जमने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो रक्त का थक्का जब जमता है तो उसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिस दौरान रक्त का थक्का जम जाता है। तो उसको हम लोग दूसरी भाषा में शुद्ध हिंदी में स्कंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन। ये यानी कि इसका कार्य इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ये इनका हो जाता है कार्य। और इन्हीं में आप देखते हैं कि इनके जीवन में, जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम की अगर बात करी जाएगी प्लेटों के, तो इनमें इनकी संख्या किससे कम याद रखेंगे, बिल्कुल एक बार फिर जान लीजिएगा। जो आपका 10 से शुरू करते हैं ना, 10 से 15 यानी सफेद रक्त कणिकाएं, तो इसमें आपको 10 के अंदर ही मेन काम करना है, यानी कि 9 अधिकतम जीवन काल होता है इनका। मगर इनकी शुरुआत अगर देखते हैं तो 5 से ही शुरू मानी जाती है, यानी 5 से मरना शुरू हो जाती हैं और 10 के पहले मर जाती हैं, यानी 10 तक मर जाती हैं। और ये 10 से मरना शुरू होती हैं, जो 12, 13, 14, 15 तक इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम बात कर रहे हैं जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो 100 से मरना शुरू हो जाती हैं और 101 से लेकर के 120 के बीच में सारी की सारी मारी जाती हैं। तो इनका एक औसत सिस्टम होता है जब इनकी मृत्यु होती है। तो ये 5 से, ये जो प्लेट हैं वो प्लेट 5 से मरना शुरू होती हैं और 9 के बीच यानी 10 के पहले मर जाती हैं। और जो सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं, वो 10 से मरना शुरू होते हैं और वो 15 के बीच में मर जाते हैं। और जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो 100 से मरना शुरू होती हैं और 120 में सारी की सारी की मृत्यु हो चुकी होती है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि अपने रक्त के बारे में आपने केवल रक्त का परिचय देखा है, रक्त के भाग कितने हैं, रक्त के वर्ग कितने हैं और उनसे संबंधित जो अलग अलग पार्ट हैं उनके बारे में देखा है। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के जस्ट आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।